दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आधुनिक भारत की इस क्लास में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा विविध यानी कि प्रैक्टिस सेट 1 से स्टार्ट करेंगे हम, जो क्लास नंबर 41 है, क्योंकि आधुनिक भारत के प्रत्येक टॉपिक से हमने यहाँ पर प्रश्न किए हैं इन 40 क्लासों में, और आज हम मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के रूप में करेंगे। तो देखते हैं इस महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया गया है और यह क्लास आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि RO या UPPCS या लोअर PCS की जो वैकेंसी आने वाली है, या UPSSC के थ्रू जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, या आधुनिक भारत जहाँ जहाँ भी इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो चलते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और इनको हम कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पर पहला कथन दिया गया है, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। तो वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, यह पहला ही हमारा कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन चेक कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। तो दूसरा कथन हमारा सही है, यानी कि दूसरा सही है और पहला जहां है वहां हम उस ऑप्शन को काट देंगे। तो हमारे पास ऑप्शन बचेगा कौन सा? सिर्फ बी वाला। और यहाँ पर हम तीसरा अगर चेक करें, क्योंकि 3 इसमें इस ऑप्शन के थ्रू सही हो जाएगा, तो दिया है भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई। तो बिल्कुल यह राइट है। तो इस प्रकार हमने कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर पहले ही निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पर कथन भी दोनों चेक किए तो वहाँ पर दोनों कथन सत्य हैं, दूसरा और तीसरा। तो चलते हैं और बढ़ेंगे, देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। जैसा कि दिया गया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने पुलिस सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था, न कि वारेन हेस्टिंग्स ने। अतः कथन एक असत्य है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया। अतः कथन 2 सत्य है। भारतीय दंड संहिता 1860 लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में लागू हुई। अतः 3 कथन भी सत्य है। इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर है। बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 19वीं एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। ए अफगानिस्तान, बी फ्रांस, सी ईरान, डी रूस। 4 ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी रूस। अगला, और यहाँ पर देखेंगे इसकी व्याख्या जो कि दी गई है। 19वीं शताब्दी में रूस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। रूस एवं ईरान तत्कालिक फारस के मध्य तुर्कमनचाई की संधि 1828 ईस्वी के पश्चात रूस के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज घबरा गए। इंग्लैंड में विशेषज्ञों ने भारत संकट में है का नारा लगाया। अब एक वैज्ञानिक सीमा की खोज आरंभ हुई। उत्तर पश्चिमी दर्रे भारत के प्रवेश द्वार की चाबी थे। यह सोचा गया कि अफगानिस्तान को एक मित्र या समर्थक शासक के अधीन होना चाहिए। यही एंग्लो अफगान संबंधों का आधार बना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सूची 1 दी गई है वर्ष, और सूची सेकंड में दी गई है घटना। देखते हैं, यहाँ पर मिलाते हैं। वर्ष और घटना के अनुसार
जैसा कि दिया गया है 1775 में क्या हुआ था, तो यहाँ पर प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध नहीं हुआ था, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध नहीं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो यहाँ पर 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो इसको हम थोड़ा सा इसका कलर चेंज करेंगे। हाँ और दूसरा देखें यार, बी 1780 में क्या हुआ, तो 1780 हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और 1824 की बात करें तो 1824 में हो जाएगा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। और 1838 तो हो जाएगा हमारा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो इस प्रकार हमारा कोड मिला है और देखते हैं कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर निकालने की कोशिश, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो यहाँ पर इसका कोड ए का 3 कहाँ पर है, ए का 3 किस में मिलेगा, सी वाले ऑप्शन में ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को इनके सन के अनुसार हम यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि दिया गया है नंबर 1 1775 से 1782 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, नंबर 2 1780 से 1784 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में अंग्रेज़ों तथा हैदर अली के बीच हुआ था। आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया। नंबर 3 1824 से 26 लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल 1823 से 28 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। ब्रिटिश सेना ने बर्मा सेना को पराजित कर यांडबू की संधि 1826 की। चौथा ऑकलैंड 1836 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42। बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है और एक तरफ युद्ध दिया गया है और दूसरी तरफ उनका वर्ष। तो देखते हैं यहाँ पर मिलाते हैं। जैसा कि दिया गया है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अभी आपने देखा यहाँ पर 1780 से 84। और द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1750 से 54। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1803 से 1805। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध बचा ऑप्शन हमारे पास सिर्फ डी वाले का 3 से मिला देंगे। तो देखते हैं यहाँ पर ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर देखेंगे। जैसा कि दिया गया है ए का 2 और ए का 2 यदि देखिए तो हमारा ए वाला ही ऑप्शन में मिलेगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो इस प्रकार ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। थोड़ा सा दिया गया है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54 या 1749 से 54 ईस्वी, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80। तो यहाँ पर सही मिलान आपने देखा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न दिया गया है सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। यहाँ भी उसी प्रकार से है सूची 1 और सूची सेकंड। तो देखते हैं मिलाएंगे हम। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि हो जाएगी हमारी 1765। एक्सला चैपल की संधि की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगी 1748। सी वाले में दिया गया है ला
बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार, तो यहाँ पर हो जाएगा 1746। और डुप्ले की पदच्युत, तो यहाँ पर होगा 1754। यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर देखेंगे। ए का 4 और बी का 3, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन मिलेगा सिर्फ आपको, बी वाला। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। और यह यूपी आरओ री एग्ज़ाम प्री 2016 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इनकी डेट वाइज भी आप इनकी व्याख्या को देख सकते हैं। जैसा कि इलाहाबाद की संधि 1765 बिल्कुल सही हमने मिलाया। एक्सला चैपल की संधि 1748। तीसरा, ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746। डुप्ले की पदच्युति 1754। तो बिल्कुल सही है। और देखेंगे इसके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए, पुनः जजिया लगाना, फर्रुखसियर। बी, मुसली या मसूलीपट्टनम पर अधिकार, फोर्ड। सी, सती प्रथा निषेध अधिनियम, लॉर्ड विलियम बेंटिक। डी, दास्ता का अंत, मैल्कम। तो यहाँ पर इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी, यह सही सुमेलित नहीं है। इसलिए हमको यही बताना है सही उत्तर की सुमेलित नहीं है। बाकी पुनः जजिया कर किसने लगाया? फर्रुखसियर ने, सही है। मसूलीपट्टनम पर अधिकार, फोर्ड, यह भी सही है। सती प्रथा निषेध अधिनियम, यह भी सही है। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या पर। दिया गया है, फर्रुखसियर द्वारा पुनः जजिया कर आरोपित किया गया था तथा सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा पारित किया गया था, जबकि तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान कर्नल फ्रांसिस फोर्ड के नेतृत्व में अप्रैल 1762 में ईस्वी में मसूलीपट्टनम पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था। मैल्कम एक अमेरिकी पादरी थे जिन्होंने भारत की यात्रा कर 1830 के दशक में दक्षिण भारत में दास्ता का ब्यौरा दिया है, परंतु दास्ता के अंत से उनका नाम नहीं जुड़ा है। दास्ता का अंत 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसके प्रायः संबंधित माना जाता है? ए, थॉमस मुनरो से। बी, चार्ल्स ग्रांट से। सी, होल्ट मैकेंजी से। डी, मैकाले से। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। इसका राइट आंसर देखें और यह यूपीपीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया है और इसका राइट आंसर होगा ए, थॉमस मुनरो से, जिसने भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण में से संबंधित माना है। अगला प्रश्न, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? ए, बिहार अकाल 1873। बी, राजपुताना अकाल 1868 से 69। सी, मद्रास प्रेसिडेंसी अकाल 1866 से 67। डी, उड़ीसा अकाल 1866 से 67। यूपी आरओ मेंस 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है और इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा डी, उड़ीसा अकाल 1866 से 67। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया गया 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल 1866 से 67 ने भीषण रूप धारण किया। 1865 ईस्वी में सूखा पड़ा और 1866 में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा। अकाल की भीषणता उड़ीसा में अधिक थी। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर जन क्षति हुई। अनुमान है कि लगभग 13 लाख लोग तो उड़ीसा में ही मृत्युग्रस्त हो गए। इस अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ
क्लैमिटी कहा गया। उड़ीसा अकाल भारतीय अकालों के इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ क्योंकि इसके पश्चात सर जॉर्ज कैम्बले की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? ए. हंटर आयोग, बी. हार्टोग आयोग, सी. स्ट्रेची आयोग, डी. इंडिगो आयोग। और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो पहले यूपीपीसीएस या आरओ या किसी बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस समय या छोटे छोटे एग्जाम या वनडे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें यदि हम तो हो जाएगा हमारा सी. स्ट्रेची आयोग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी छोटी सी व्याख्या को दिया गया है। 1866 ईस्वी में जॉर्ज कैम्बले के अधीन अकाल आयोग स्थापित किया गया जिसने राहत सेवा को सरकार की जवाबदेही माना। 1876 से 77 ईस्वी के अकाल के बाद 1878 ईस्वी में स्ट्रेची आयोग बनाया गया जिसकी अनुशंसा पर 1883 ईस्वी में अकाल संहिता बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न दिया गया है कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे हम। देखेंगे सबसे पहले हम एंड्रयू फ्रेजर को, ए वाला ऑप्शन एंड्रयू फ्रेजर को मिलाएंगे पुलिस आयोग से। और दूसरे की बात करें यदि हम एंटनी मैकडोनल्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा अकाल आयोग 1 से मिलाएंगे बी को। और कोलिन स्टाक मानक्रीफ, तो यहाँ पर सिंचाई आयोग से संबंधित थे। और बचे हमारे पास थॉमस रॉबर्टसन, तो हो जाएगा रेलवे आयोग से संबंधित थे। तो इस प्रकार मिलाएंगे ए का 3, बी का 1 और सी का 2। तो ऑप्शन के अनुसार अगर जाएं हम तो यहाँ पर ऑप्शन कोड के माध्यम से देंगे हम। ए का 3, बी का 1, सी का 2, तो हमारा मिल जाएगा ऑप्शन ए वाले में। और बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न से पहले इसकी महत्वपूर्ण थोड़ी सी व्याख्या को हम देख लेंगे। यहाँ पर एंड्रयू फ्रेजर पुलिस आयोग 1902 से 3 में, एंटनी मैकडोनल्ड अकाल आयोग 1901 में, और कोलिन स्टाक मानक्रीफ सिंचाई आयोग 1901 और थॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग 1901 से संबंधित हैं। चलते हैं, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यानी कि एक तरफ सूची 1 में दिया गया है अवधि और दूसरी सूची में दिया गया है युद्ध, तो कौन सा सही सुमेलित है इसके बारे में देखेंगे हम। 1767 से 69 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध नहीं है, अभी हमने देखी थी उसकी डेट। 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध, यह भी गलत है। 1824 से 26, लेकिन यहाँ पर दूसरा वाला सही लग रहा है, तो इसको हम एक बार यहाँ पर पढ़ेंगे। तो 1790 से 92 तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध बिल्कुल सही है। और तीसरा वाला दिया गया है 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, यह भी राइट है। और चौथा दिया गया है 1845 से 46, तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा। यानी कि पहला और चौथा जहाँ पर हों उनको हम काट सकते हैं। चौथा पहले ऑप्शन में कट जाएगा और पहला या चौथा बी वाले भी ऑप्शन में है, यहाँ पर भी कट जाएगा। सी में अगर देखें तो पहला है, कट जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारे पास ऑप्शन डी वाला 2 और 4 यहाँ पर सही हैं। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं इनके महत्वपूर्ण युद्धों को और इनके सन के अनुसार थोड़ी सी
महत्वपूर्ण व्याख्या अलग अलग युद्धों की देखेंगे हम। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण मराठों के आपसी झगड़े तथा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थी। जिस प्रकार क्लाइव ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की थी, उसी प्रकार की द्वैत शासन प्रणाली कंपनी महाराष्ट्र में भी स्थापित करना चाहती थी। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि अंग्रेज तथा महादजी सिंधिया के बीच से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया तथा एक दूसरे के विजित क्षेत्र लौटा दिए गए। अगले लगभग 2 दशक तक शांति बनी रही। और दूसरा युद्ध देखेंगे यहाँ पर, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध दिया गया है। यह युद्ध 1790 से 92 के बीच था। यह युद्ध अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य हुआ। अंग्रेजों ने मराठों तथा निजाम के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। मिडोज के नेतृत्व में टीपू पराजित हुआ। मार्च 1792 ईस्वी में अंग्रेजों और टीपू के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों तथा उसके सहयोगियों को देना था। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। देखते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध या द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। इस युद्ध का तात्कालिक कारण मुल्तान के सूबेदार मूलराज का विद्रोह था। मूलराज शेर सिंह और छतर सिंह ने पंजाब को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त कराने के लिए विद्रोह किया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। 1845 से 46 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। इस प्रकार 2 और 3 के युग्म सही सुमेलित हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बारे में जानेंगे। देखिए प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट के काल 1823 से 28 ईस्वी में लड़ा गया। यह युद्ध ब्रिटिश औपनिवेशिक स्वार्थ के कारण लड़ा गया। 1825 ईस्वी में ब्रिटिश सेना के सैनिक कमांडर ने बर्मा सेना को परास्त कर 1826 ईस्वी में यांडबू की संधि की। इस संधि के बाद अंग्रेजी अधिकार वाले क्षेत्र का विस्तार हो गया तथा इनके प्रभाव में भी वृद्धि हुई। देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर ए दिया गया है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, बी है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, सी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट, डी बंगाल टेनेंसी एक्ट। तो यहाँ पर कालानुक्रम अनुसार अगर जाएं तो सबसे पहले ड्रामेटिक ए वाला होगा और उसके बाद में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यानी कि ए पहले होगा बी बाद में। ए बी से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर 2 ऑप्शन तुम्हारे कट जाएंगे। यहाँ पर उसके बाद में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट, बंगाल टेनेंसी एक्ट। तो यहाँ पर डी वाला पहले आएगा और जब डी पहले आएगा तो हमारा सी वाला ऑप्शन कट जाएगा, ए वाला बचेगा। डी पहले सी बाद में, तो यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
और यहाँ पर आप सही का मिलान देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि दिया गया है, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस 1876, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट 1890। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, सुमेल कीजिए। तो यहाँ पर यदि मिलाएं हम, बाल विवाह के संबंधित कौन थे? M.G. रानाडे। और ठगी प्रथा का अंत किसने किया? तो ठगी प्रथा का अंत हो जाएगा कर्नल स्लीमैन। और विधवा पुनर्विवाह से संबंधित थे ईश्वरचंद विद्यासागर, जो इसके लिए प्रसिद्ध हैं। और एक ऑप्शन और है यहाँ पर, देखते हैं हम, जो दिया गया है, पिंडारियों का दमन, यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इस प्रकार हमारे ऑप्शन के अनुसार हम जाएं कोड के माध्यम से। यहाँ उत्तर अगर देखें तो डी का 4 आपके सामने है, तो यहाँ पर डी का 4 होना चाहिए। और डी का जब 4 होगा तो 2 ऑप्शन कट जाएंगे हमारे। और ए का 3 था, बी का 2 था, तो ए का 3 और बी का 2, तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या पर नज़र डालेंगे एक बार हम। दिया गया है, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाने वाले M.G. रानाडे ने बाल विवाह, स्त्रियों की परतंत्रता तथा विधवा विवाह का निषेध आदि कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इन्होंने दक्कन शिक्षा समिति की स्थापना भी की। ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल 1828 से 1835 ईस्वी में हुआ। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। सती प्रथा और शिशु हत्या को बंद करने से ही स्त्रियों की अवस्था नहीं सुधरी, अपितु उनके लिए विधवा विवाह की अनुमति और विवाह की आयु बढ़ाने जैसे सकारात्मक कार्य करना भी आवश्यक था। इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य ईश्वरचंद विद्यासागर का था। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ, जिसके अंतर्गत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। वस्तुतः पिंडारियों का पहला उल्लेख मुगलों के महाराष्ट्र पर 1800 या 1689 के ईस्वी के आक्रमण के समय आता है। बाजीराव प्रथम के काल में ये अवैतनिक रूप से मराठों की ओर से लड़ते थे और केवल लूट में भाग लेते थे। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता थे, चीतू, बासिल और मोहम्मद तथा करीम खां। पिंडारियों का दमन करने के उद्देश्य से लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1,13,000 सैनिक तथा 300 तोपें एकत्रित की। उत्तरी सेना की कमान उसने स्वयं संभाली तथा दक्षिणी सेना की कमान सर टॉमस हिस्लॉप को दी। 1817 ईस्वी तक पिंडारी चंबल नदी के पार तक खदेड़ दिए गए तथा जनवरी 1818 तक उनका संगठित दल छिन्न भिन्न हो गया। अंततः 1824 ईस्वी तक पिंडारियों का पूरी तरह से सफाया हो गया। देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। एक स्टेटमेंट दिया गया है, जैसा कि लिखा है, निम्नलिखित विज्ञापन, यह विज्ञापन कब छपा था? यानी कि 7 जुलाई के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, लेकिन किस सन में छपा था यह बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वह स्टेटमेंट कौन सा है। इसको थोड़ा सा पहले हम जूम करेंगे।
देखते हैं यहाँ पर लिखा है द मार्वल ऑफ द सेंचुरी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर्स इन लाइफ साइज्ड प्री reproductions cinematography, a new exhibitions will be given at Watson's Hotel tonight। तो यह प्रकाशन किस सन में किया गया था, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ये देखें तो हो जाएगा यहाँ पर डी, 1896 ईस्वी में छपा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। यह प्रथम भारतीय सिनेमा का विज्ञापन था जो 7 जुलाई 1896 को टाइम्स ऑफ इंडिया बम्बई में छपा था। इसी दिन बम्बई के वाटसन होटल में दी मार्बल ऑफ द सेंचुरी के नाम से लेम्यूयरे बंधुओं फ्रांस द्वारा भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं, उपर्युक्त कथन का श्रेय दिया जाता है किसके लिए? 4 ऑप्शन है, ए अबुल कलाम आज़ाद को, बी लॉर्ड एटली को, सी लॉर्ड माउंटबेटन को, डी महात्मा गांधी को। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी लॉर्ड एटली को। अगला प्रश्न अगर राजनैतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है कहा था? ए बाल गंगाधर तिलक ने, बी अरविंद घोष ने, सी बिपिन चंद्र पाल ने, डी महात्मा गांधी ने। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी अरविंद घोष ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला यानी कि 1893 से 94 सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? ए अरविंद घोष, बी ए.ओ. ह्यूम, सी जी.के. गोखले, डी बी.जी. तिलक। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अरविंद घोष। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसके सही मिलान को कालक्रम अनुसार, जैसा कि दिया गया है, लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पर हो जाएगा 1913 में। और गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1905 ईस्वी में। जहाँ भी होगा 2 तो इसके पहले होगा, यानी कि 2 के बाद में 1 होना चाहिए और 2 के बाद में 1 होना चाहिए। तो इस प्रकार से 1 के पहले 2 के पहले 1 है, डी वाला ऑप्शन कट जाएगा। 1 पहले यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में, यह भी कटेगा। 2 के बाद में 1 और 2 के बाद में 1, तो इस प्रकार। और 2 ऑप्शनों में से 1 तो कम से कम और जानकारी लें। और हिक्की के बंगाल गजट की बात करें तो यहाँ पर यह 1780 में। तो यहाँ पर ए और बी में अगर हम कोड के माध्यम से जाएं तो 1780 पहले आएगा, यानी कि नंबर 3 पहले होना चाहिए इन दोनों से।
तो यहाँ पर नंबर 3 जब पहले है बी वाले ऑप्शन से हम इसको सही कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 1913 और 1905 1780 के बाद में आएगा। और यहाँ इस प्रकार अगर हम इस ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो 1913 1905 पहले आ जाएगा, लेकिन इसलिए गलत हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन बचेगा सिर्फ बी वाला। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है या इसकी शायद पिछले क्वेश्चन की व्याख्या भी है, तो यहाँ पर हम इसको और देख लेंगे एक बार, थोड़ी सी महत्वपूर्ण अधिक जानकारी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 जेम्स अगस्ट हिक्की। और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 सर विलियम जोन्स के द्वारा की थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें। ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी सरोजनी नायडू, डी एनी बेसेंट। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बाल गंगाधर तिलक। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक नहीं है। यह कथन एनी बेसेंट का है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि दिया गया है, किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। ए वाला ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी विनायक दामोदर सावरकर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, किन 2 नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया। ए गांधी तिलक, बी जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस, सी बिपिन चंद्र पाल अरविंद घोष, डी गोपाल कृष्ण गोखले मोतीलाल नेहरू। 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए गांधी एवं तिलक। अगला प्रश्न दिया गया है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। पहला कथन दिया गया है, प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए। तो बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा देखेंगे, स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए, तो यह भी सत्य है, यानी कि दोनों कथन सही हैं। और जब दोनों सही हैं तो सी वाले ऑप्शन में हमको मिल जाएगा 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी थोड़ी सी महत्वपूर्ण व्याख्या पर चर्चा करेंगे हम। प्रारंभ में लाला लाजपत राय असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, कारण वह कांग्रेस की प्रार्थना अनुयायी विनय की नीतियों से असंतुष्ट थे। लेकिन बाद में सितंबर 1920 में कांग्रेस ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कलकत्ता में एक विशेष सत्र आयोजित किया और असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। अतः कथन एक सत्य है। गांधी जी द्वारा 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इससे नाराज होकर CR दास एवं पंडित मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया।
जिसमें लाला लाजपत राय भी शामिल हुए, लेकिन 16 जून 1925 को CR दास की मृत्यु के बाद लाला लाजपत राय और पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्ता के बंटवारे और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर मतभेद के चलते पार्टी छोड़ दिया था। कथन 1 एवं 2 दोनों सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? ए. सत्यनारायण सिन्हा, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. GV मावलंकर, डी. संजीव रेड्डी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर GV मावलंकर। आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया गया है GV मावलंकर जो वर्ष 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। इस संदर्भ में अंग्रेजों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने कहा था, आपकी विग इस गर्म जलवायु के अनुकूल नहीं है। वे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन दिया गया है, जुलाई 1952 में JB कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। नंबर 2, PC घोष एवं T प्रकाशन किस मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे? तो यहाँ पर दोनों ऑप्शनों में से यानी कि दोनों कथनों में से सही और गलत का चयन करना है। तो पहला दिया गया है, जुलाई 1952 में JB कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा की पार्टी की गठन किया था, गलत है। दूसरा सही है। तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाए। ए गलत लेकिन 2 सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी? ए. 15 दिसंबर 1956 ईस्वी में, बी. 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में, सी. 6 नवंबर 1956 ईस्वी में, डी. 6 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी. 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? ए. रविंद्रनाथ टैगोर, बी. सी. राजगोपालाचारी, सी. लाला लाजपत राय, डी. BR अम्बेडकर। यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे, तो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जो गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। व्याख्या देखेंगे इनके बारे में। दिया गया है, गुरुदेव की संज्ञा प्रसिद्ध साहित्यकार एवं नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को प्रदान की गई है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ था। वर्ष 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया जो विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ए. 1869, बी. 1911, सी. 1941, डी. 1765। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर 1941 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी।
अगला प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, बी महात्मा गांधी ने, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डी सुभाष चंद्र बोस ने। चार ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। अगला प्रश्न दिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन असत्य है? ए उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवगान किया। बी उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा। सी उनके अनेक गीतों में मराठों के बहादुरी का खंडन है। डी उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया। चार ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन नहीं किया था। उनके उपन्यास घरे बारे में स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष के दुष्परिणामों का एक मुस्लिम व्यापारी की व्यथा के माध्यम से चित्रण किया गया। अन्य सभी विकल्प सत्य हैं। साथ ही स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने को उन्होंने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा भी दी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। तो यह कथन जिस व्यक्ति का है उसको देखते हैं हम। रास बिहारी बोस, बी सुभाष चंद्र बोस, सी कैप्टन मोहन सिंह, डी खुदीराम बोस। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर रास बिहारी बोस का यह कथन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। जैसा कि दिया गया है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ए लाल बहादुर शास्त्री ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी देवीलाल ने, डी मोरारजी देसाई ने। चार ऑप्शन है यहाँ पर। इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यह है, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी शौकत अली। और यूपीपीसीएस मेंस 2002 और 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर यदि यहाँ पर देखें तो हो जाएगा ए महात्मा गांधी का यह कथन है। अगला प्रश्न यह है, निम्न में से किसने यह लिखा था, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? ए M.A. जिन्ना, बी क्लीमेंट रिचार्डेटली, सी विंस्टन चर्चिल, डी सुभाष चंद्र बोस। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। जैसा कि दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में कहा था, महात्मा गांधी ने अपने देश को सेवा प्रदान की है तथा वे आगे भी ऐसी असाधारण सेवाएं प्रदान करते रहेंगे, परंतु भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, उपर्युक्त कथन का श्रेय दिया जाता है? ए जगजीवन राम को, बी जवाहरलाल नेहरू को, सी महात्मा गांधी को, डी सरदार पटेल को। चार ऑप्शन है यहाँ पर। इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी जवाहरलाल नेहरू को।
अगला प्रश्न दिया गया है, किस वर्ष बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? ए 1842 में, बी 1845 में, सी 1850 में, डी 1854 में, ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी 1854 ईस्वी में बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न या इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या देखेंगे हम। जैसा कि दिया गया है, सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कलकत्ता के सुप्रीम या समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही। सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में ही कावसजी डाबर द्वारा खोला गया। इसका नाम स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी बॉम्बे रखा गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, बी आर.सी. दत्त ने, सी दादा भाई नौरोजी ने, डी गोखले ने। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी दादा भाई नौरोजी ने यह कथन दिया था कि राजा जनता के लिए बनी है, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में बॉय स्काउट, बालचर और सिविल गाइड भारत में बॉय स्काउट, बालचर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता कौन था? ए चार्ल्स एंड्रूज, बी रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, सी रिचर्ड टेम्पल, डी बेडन पावेल। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका डी बेडन पावेल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? ए नंबर 1 महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, नंबर 2 सहमति की आयु, नंबर 3 दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन। इन चारों ऑप्शनों में से तीनों ऑप्शनों में से कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा सहमति की आयु, दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन, यानी कि पहला गलत है तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ। बी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया गया था। नंबर सी भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। डी 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर डी 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। दिए गए हैं, नवंबर 1930 में लंदन में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने विरोध किया और इसमें भाग नहीं लिया, जिससे यह सम्मेलन निष्फल ही रहा। तेज बहादुर सप्रू, बी.एस. शास्त्री तथा M.R. जयकर जैसे कुछ उदारवादी नेताओं के प्रयास से गांधी इरविन समझौता हुआ। वर्ष 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे संबंधित प्रस्ताव गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू से प्रस्तुत कराया तथा यह प्रस्ताव निर्विरोध पारित हो गया। अतः कथन डी असत्य है, अन्य तीनों कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। नंबर 1 वे 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे। तो पहला तो बिल्कुल गलत है, 1947 कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे।
दूसरा देखते हैं, उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की, तो यह भी गलत है, दूसरा भी। नंबर 3 दिया गया है, भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया, तो यह भी गलत है, यानी कि कोई भी सही नहीं है, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी थोड़ी सी महत्वपूर्ण व्याख्या को। दिया गया है, अब वर्ष 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल स्वतंत्रता से पूर्व में जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे, अतः उपरोक्त में से संबंधित नेहरू के संबंध में कोई भी कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं, यह वक्तव्य संबंधित है, किससे संबंधित है? ए नरेंद्र देव से, बी अच्युत पटवर्धन से, सी जयप्रकाश नारायण से, डी जवाहरलाल नेहरू से। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जवाहरलाल नेहरू से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? ए जवाहरलाल नेहरू को, बी आचार्य नरेंद्र देव को, सी M.R. मसानी को, डी अशोक मेहता को। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू को। अगला प्रश्न, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों में जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी वाला जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? ए फ्रैंक मोरिस, बी डोम मोरिस, सी लुई फिशर, डी वेब मिलर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए फ्रैंक मोरिस। अगला प्रश्न, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? ए चित्तरंजन दास, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजेंद्र प्रसाद, डी लाला लाजपत राय। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम से आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया? ए बायकॉट, बी घेराव, सी बंद, डी हड़ताल। 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर इन चारों ऑप्शनों में से देखें तो हो जाएगा ए बायकॉट। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? ए BP वाडिया, बी NM जोशी, सी CF एंड्रूज, डी जोसेफ बेप्टिस्ट। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी NM जोशी ने। अगला प्रश्न, तो यहाँ पर इसका कुछ आगे कटा पिटा हुआ है तो इसका हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा और कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 कथन दिया गया है, करजन वायली की हत्या। नंबर 2 खुदीराम बोस को मृत्युदंड। नंबर 3 बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ। नंबर 4 अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। इनमें से कोर्ट के माध्यम से यदि सबसे पहले की बात करें, सबसे पहले कौन आएगा तो यहाँ पर करजन वायली की हत्या, यानी कि सर्वप्रथम तो
करजन वायली की हत्या पहले नहीं आएगा। और दूसरा, खुदीराम बोस को मृत्युदंड बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ करना। तो सबसे पहले प्रथम नंबर पर यह होगा नंबर 3 वाला, और नंबर 3 से स्टार्ट जब होगा तो हमारे पास ऑप्शन बचेंगे 2। उसके बाद में अगर हम देखें तो खुदीराम बोस को मृत्युदंड यानी कि नंबर 2 पर यह होगा 3 और 2, और 3 2 से स्टार्ट होगा तो हमारे पास ऑप्शन बचेगा सिर्फ ए वाला, 3 2 1 और 4। देखते हैं इसकी व्याख्या। प्रश्न या सन के अनुसार, जैसा कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन 1881 ईस्वी में, खुदीराम बोस को मृत्युदंड 1908 ईस्वी में, करजन वायली की हत्या 1909 ईस्वी में, अल हिलाल का प्रकाशन 1912 ईस्वी में। तो इस प्रकार यहाँ पर इसके 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा, और यह क्लास आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि क्लास अच्छी लगी तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पिछली क्लासों को यदि आप सभी लोगों ने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से इन सभी क्लासों को आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।